श्याम संगीत अकेडमी में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और आज की इस विशेष गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि जो गणितीय नियम और भौतिक विज्ञान के सिद्धांत इस ब्रह्मांड को चलाते हैं ना, वही नियम ये भी तय करते हैं कि रात के तीसरे प्रहर में गाया जाने वाला राग दरबारी मन में इतनी गहरी शांति क्यों पैदा करता है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। अक्सर लोग संगीत को सिर्फ कला मानते हैं, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। बिल्कुल। तो आज का ये ऑडियो मास्टर क्लास केवल कुछ नियमों को रटने के बारे में नहीं है। हम संगीत के विज्ञान और जो वर्तमान सरकारी नीतियां हैं उन दोनों को डिकोड करेंगे, विशेष रूप से जो लोग ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, एमपीटीईटी और डीएसएसएसबी जैसी संगीत शिक्षक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और साथ ही जो सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर के कला और संस्कृति खंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। एकदम सही, उनके लिए चर्चा एक अचूक मार्गदर्शिका साबित होने वाली है। तो आज का हमारा मुख्य मिशन क्या रहेगा? तो हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट और रणनीतिक है। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवार स्टैटिक थियरी मतलब रागों के वर्गीकरण, प्राचीन ग्रंथों की परिभाषाओं को अलग से पढ़ते हैं। और करंट अफेयर्स को अलग। बिल्कुल। जो डायनामिक हिस्सा है, जैसे वर्तमान सांस्कृतिक योजनाएं, उन्हें बिल्कुल अलग रखा जाता है। लेकिन आज हम इन दोनों का एकीकरण करेंगे। उन्हें जोड़कर देखेंगे। हाँ, हम समझेंगे कि कैसे नाट्यशास्त्र के ऐतिहासिक नियमों को आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 और यूनेस्को की सूचियों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। इस तरीके से पढ़ने पर सीधे तथ्यात्मक और वैचारिक प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में सबसे पहले एकदम बुनियादी नींव की बात करते हैं। जब भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का जिक्र होता है तो सा यानी षडज का नाम सबसे पहले आता है। जी बिल्कुल। तो क्या सा केवल एक शुरुआती स्वर है या इसके पीछे भी कोई गहरा विज्ञान है? अरे, सा केवल एक स्वर नहीं है, ये तो एक पूरी व्यवस्था का उद्गम है। प्राचीन भारतीय संगीत शास्त्र के अनुसार यही वो प्रथम स्वर है जहां से ग्राम और मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है। अच्छा। और अगर हम एनसीईआरटी के डेटा पर नजर डालें ना, तो इसके नामकरण का विज्ञान बहुत अद्भुत है। षडज 2 शब्दों से मिलकर बना है। षट जिसका अर्थ है 6 और ज का अर्थ है उत्पन्न होने वाला। जो 6 स्थानों से उत्पन्न हो। एकदम सही पकड़ा। मानव शरीर के भीतर से जब हवा बाहर आती है तो वह 6 स्थानों से टकराती है। नासिका, कंठ, उर यानी हृदय, तालु, जिह्वा और दांत। बाप रे, इतना सटीक वर्गीकरण। हाँ, इन 6 स्थानों के सटीक कंपन से जो एक परिपूर्ण ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ही षड्ज कहते हैं। ये तो शरीर विज्ञान और नाद का बहुत शानदार तकनीकी संगम है और शायद इसीलिए परीक्षा में यह तथ्य बार बार पूछा जाता है कि सा और पा पंचम ये अचल स्वर क्यों हैं? लेकिन यहाँ एक उलझन है। अचल का मतलब है जो हिले नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि गायक इन्हें गाते समय अपनी आवाज बिल्कुल नहीं बदल सकता? नहीं, आवाज बदलने की बात नहीं है। यहाँ बात फ्रीक्वेंसी या ध्वनि के निश्चित स्थान की हो रही है। संगीत में सा और प का कोई कोमल या तीव्र रूप नहीं होता है। अच्छा, इनका कोई वेरिएशन नहीं है? बिल्कुल। बाकी स्वर अपनी जगह से थोड़ा नीचे यानी कोमल या ऊपर यानी तीव्र खिसक सकते हैं, लेकिन सा और प हमेशा अपने शुद्ध रूप में अपनी तय जगह पर ही रहते हैं। तो ये एक तरह से संगीत के स्केल के 2 मजबूत खंभे हो गए। हाँ बिल्कुल। और प्राचीन श्रुति व्यवस्था में इन दोनों के बीच के ध्वन्यात्मक संबंध को बहुत वैज्ञानिक ढंग से नापा गया है। सा और प के बीच 13 श्रुतियों का अंतराल माना गया है। 13 श्रुतियां? हाँ, और ये 13 श्रुतियों का गणितीय अनुपात मानव कान को सबसे अधिक सुखद लगता है। परीक्षा में ये सीधा तथ्यात्मक प्रश्न आता है कि सा प संवाद कितनी श्रुतियों के अंतराल पर है। समझ गया। यानी अगर सा और पा अपनी जगह से हिल गए तो पूरी संरचना ही ढह जाएगी। बिल्कुल ढह जाएगी। अब जब ये खंभे तय हो गए हैं तो इनके बीच जो स्वरों का एक पूरा स्पेक्ट्रम बनता है जिसे सप्तक कहते हैं, उसकी कार्यप्रणाली क्या है? सप्तक का मतलब तो 7 होता है, फिर इसमें 12 स्वर कैसे आ गए? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सप्तक का शाब्दिक अर्थ भले ही 7 का समूह हो, लेकिन एक पूर्ण सप्तक के निर्माण में कुल 12 स्वर शामिल होते हैं। अच्छा, वो कैसे? इसमें क्रमानुसार
7 शुद्ध स्वर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, और 5 विकृत स्वर होते हैं। विकृत मतलब वही कोमल और तीव्र। हाँ, 4 कोमल और 1 तीव्र। तो इन 12 स्वरों का ये जो पूरा समूह है वही असल में सप्तक कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब कोई गायक गाता है तो कभी उसकी आवाज बहुत भारी होती है, कभी बहुत ऊंचे सुरों में गाता है। परीक्षा में इन अलग-अलग सप्तकों को पहचानने के लिए लिपियों में क्या चिन्ह दिए गए हैं? संगीत शास्त्र में इसे 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है और इनकी दृश्य पहचान बहुत ही तार्किक है। पहला है मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक, ये भारी आवाज वाला है ना? हाँ, ये मध्य सप्तक से दुगुनी नीची ध्वनि वाला सप्तक है। आवाज गहरी होती है। इसे पहचानने का तरीका ये है कि लिपि में स्वर के ठीक नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। अच्छा, स्वर के नीचे बिंदु। बिल्कुल, जैसे यदि नी के नीचे बिंदु है तो वो मंद्र सप्तक का स्वर है। तो नीचे का बिंदु मतलब नीचे की आवाज, और जो सामान्य आवाज होती है उसे मध्य सप्तक कहते हैं। ये बोलने या सामान्य गायन वादन की ध्वनि है। इसमें स्वरों पर कोई चिन्ह या बिंदु नहीं होता, जैसे साधारण रूप से लिखा गया सा। कोई चिन्ह नहीं। और तीसरी श्रेणी? तीसरी श्रेणी है तार सप्तक। ये मध्य से दुगनी ऊंची ध्वनि वाला सप्तक है। जब गायक अपनी पूरी क्षमता से ऊंचे सुर लगाता है तो वो तार सप्तक में होता है, जो राग विस्तार की ऊपरी सीमा होती है। एकदम सही। और इसकी पहचान के लिए स्वर के ठीक ऊपर बिंदु लगाया जाता है, जैसे सा। यानी नीचे बिंदु तो मंद्र, कोई बिंदु नहीं तो मध्य, और ऊपर बिंदु तो तार सप्तक। एकदम स्पष्ट हो गया। हाँ, अब इन सप्तकों में स्वरों की सीढ़ियां चढ़ने और उतरने को आरोह और अवरोह कहते हैं। जैसे सा से ऊपर की ओर आरोही क्रम में जाना आरोह है और सा से नीचे उतरना अवरोह। लेकिन क्या ये सिर्फ स्वरों को ऊपर नीचे पढ़ने की कसरत है? बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत ही गहरा सैद्धांतिक महत्व है। 13वीं शताब्दी में शारंगदेव द्वारा रचित महान ग्रंथ संगीत रत्नाकर में एक वर्ण सिद्धांत दिया गया है। वर्ण सिद्धांत? हाँ, इसके अनुसार आरोह को आरोही वर्ण और अवरोह को अवरोही वर्ण कहा जाता है। यह किसी भी राग की मेलोडिक प्रगति का अनिवार्य घटक है। मतलब इसके बिना राग आगे नहीं बढ़ सकता? एकदम सही। आरोह और अवरोह के बिना ये तय ही नहीं हो सकता कि राग का रास्ता क्या होगा। यहीं से मुझे रागों की वास्तुकला को लेकर एक उत्सुकता हो रही है। अगर सप्तक में 12 स्वर हैं, तो क्या हर राग में 7 शुद्ध या कुछ विकृत स्वर मिलाकर पूरे एक सेट का इस्तेमाल करना जरूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर हम किसी चित्रकार के पैलेट से कुछ रंग हटा दें तो क्या राग की पहचान बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी। और यहीं से जाति का सिद्धांत जन्म लेता है। जैसे चित्रकार सभी रंगों का इस्तेमाल एक पेंटिंग में नहीं करता, वैसे ही राग में कितने स्वरों का प्रयोग हो रहा है, इस आधार पर मुख्य रूप से राग की 3 जातियां होती हैं। अच्छा, वो कौन सी हैं? अगर राग के आरोह या अवरोह में केवल 5 स्वरों का प्रयोग हो रहा है तो वो ऑडव राग है। 6 स्वरों का प्रयोग है तो षाडव राग, और पूरे 7 स्वरों का प्रयोग है तो संपूर्ण राग। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जाते समय मतलब आरोह में 6 स्वर हों और लौटते समय 7 स्वर हो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और यही कारण है कि इन 3 मुख्य जातियों के संयोजन से उपजातियां बनती हैं। परीक्षा में ये गणित बहुत पूछा जाता है। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत आसान है। आरोह की 3 जातियां और अवरोह की 3 जातियां, जब इन्हें आपस में गुणा किया जाता है, यानी 3 गुणा 3, तो कुल 9 उपजातियां बनती हैं। अच्छा, जैसे 5, 5, 5, 6 इस तरह से? हाँ, 5, 7, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 5, 7, 6 और 7, 7। इसका एक क्लासिक उदाहरण है खमाज राग। खमाज की जाति षाडव संपूर्ण है। यानी जाते वक्त 6 स्वर और लौटते वक्त 7 स्वर। एकदम सही। ये गणित बहुत ही सटीक है। लेकिन कभी-कभी राग गाते समय ऐसा लगता है कि गायक सीधे रास्ते से ना जाकर एक घुमावदार रास्ता ले रहा है। क्या ये भी कोई नियम है? हाँ, इसे वक्र स्वर का नियम कहते हैं। वक्र का शाब्दिक अर्थ ही है टेढ़ा या घुमावदार। अच्छा। जब किसी स्वर का प्रयोग सीधा ना होकर जिगजैग तरीके से किया जाए तो वो वक्र स्वर कहलाता है। ऐसा राग में एक सौंदर्य पैदा करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर स्वरों का चलन रे ग म ग प है तो यहाँ म
एक वक्र स्वर है, क्योंकि गायक प पर जाने से पहले ग पर वापस लौट आया। समझ गया। और अगर किसी स्वर को पूरी तरह से हटाई दिया जाए, मान लीजिए किसी राग में वो फिट ही नहीं बैठता, तब उसे वर्जित स्वर कहते हैं, जिनका प्रयोग राग में पूर्णता निषेध हो। अगर आप वर्जित स्वर गा देंगे तो राग का माहौल ही नष्ट हो जाएगा। कोई उदाहरण? जैसे भूपाली राग में म और नी का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। अब चूंकि 7 में से 2 स्वर हटा दिए गए, तो भूपाली में केवल 5 स्वर बचे, जिससे ये स्वतः ही औडव जाति का राग बन जाता है। कमाल का सिस्टम है। अब बात करते हैं राग की शासन प्रणाली की। मैंने अक्सर वादी और संवादी स्वरों के बारे में सुना है। कई लोग सोचते हैं कि वादी स्वर का मतलब है वह स्वर जिसे सबसे जोर से गाया जाए। अरे नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। वादी स्वर का संबंध आवाज की वॉल्यूम से नहीं है, बल्कि उसके ठहराव और राग में उसके गुरुत्वाकर्षण से है। गुरुत्वाकर्षण? हाँ, प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है वदति इति वादी। वादी वह स्वर है जो राग का राजा है। यह वह केंद्र बिंदु है जिस पर गायक बार बार लौट कर आता है। और संवादी स्वर? संवादी स्वर राग के मंत्री के समान होता है। इसका महत्व वादी से तो कम होता है, लेकिन राग के अन्य सभी स्वरों से अधिक होता है। और क्या किसी राग को तुरंत पहचानने का कोई शॉर्टकट या आइडेंटिफायर होता है? बिल्कुल होता है। उसे पकड़ कहते हैं। यह स्वरों का एक छोटा सा समूह होता है, जिसे सुनते ही अनुभवी कान राग को पहचान लेते हैं। जैसे अगर आवाज आती है निरे गरेसा, तो सुनते ही समझ आ जाता है कि यमन राग गाया जा रहा है। क्या बात है! इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सम। ताल की प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण मात्रा को सम कहते हैं। इसे लिपि में एक्स के चिन्ह से दर्शाया जाता है। सम पर अक्सर वादक और गायक एक साथ आते हैं ना? बिल्कुल। परीक्षा का ये अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि सम वो जादुई बिंदु है जहां गायक और वादक एक साथ मिलते हैं। यही श्रोताओं के आनंद का सबसे बड़ा केंद्र होता है। रागों के इस जटिल व्याकरण को समझने के बाद ये जानना दिलचस्प होगा कि इन्हें प्रस्तुत कैसे किया जाता है। क्या प्रस्तुति के समय गायक पूरी तरह से आजाद होता है या वहां भी कुछ नियम लागू होते हैं? प्रस्तुति के मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं, निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। निबद्ध गान का मतलब है जो बंधा हुआ है, मतलब ताल और लय में बंधा हुआ। हाँ, यह ताल, लय और छंद के कड़े नियमों में होता है। इसमें एक निश्चित बंदिश होती है जो घूम फिरकर हमेशा सम पर वापस आती है। तो अनिबद्ध गान का मतलब हुआ जो किसी बंधन में नहीं है। क्या ये बस कुछ भी गा देना है? कुछ भी गा देना नहीं, लेकिन यह ताल और लय की पाबंदियों से मुक्त होता है। इसे हम आलाप कहते हैं। अच्छा, जो बंदिश से पहले गाया जाता है। बिल्कुल। परीक्षा के लिए याद रखना जरूरी है कि आलाप का मुख्य उद्देश्य राग के स्वरूप और उसके मूड को स्थापित करना होता है। और जब निबद्ध गान यानी बंदिश शुरू होती है तो उसके कौन से हिस्से होते हैं? एक बंदिश के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं जिन पर प्रश्न बनते हैं। पहला है मुखड़ा, और मुखड़े के बाद जो दूसरा भाग आता है उसे अंतरा कहते हैं। अंतरा की क्या विशेषता है? ये आमतौर पर तार सप्तक की ओर जाता है। ये गायक की मुखर सीमा यानी वोकल रेंज को प्रदर्शित करता है। परीक्षा में बोलतान और आकार की तान के बीच का अंतर अक्सर कंफ्यूज करता है। इन दोनों में क्या फर्क है? यही तो परीक्षा का सीधा टारगेट है। जब द्रुत गति यानी तेज टेम्पो में गीत के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे बोलतान कहते हैं। इसमें साहित्य और लय दोनों का खेल होता है। और आकार की तान? आकार की तान में गीत के शब्द नहीं होते। उसमें केवल आ स्वर का उच्चारण करते हुए तेज गति से स्वर लगाए जाते हैं। वह क्यों होता है? क्योंकि हर राग की एक विशेष प्रकृति होती है जो दिन के अलग अलग प्रहर के वातावरण से मेल खाती है। जैसे प्रातःकालीन राग जो सुबह के समय गाए जाते हैं, उदाहरण के लिए राग भैरव। और जो दिन और रात के मिलने का समय होता है, उन्हें संधि प्रकाश राग कहते हैं। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गाए जाते हैं। इस संक्रमण काल के मूड को दर्शाने के लिए इन रागों में मुख्य रूप से रे और ध स्वर कोमल लगाए जाते हैं। अच्छा, और रात के समय के लिए? तीसरी श्रेणी है गंभीर राग। इनकी प्रकृति अत्यंत शांत होती है।
परीक्षा के लिए ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि गंभीर रागों का विस्तार अधिकतर मंद्र और मध्य सप्तक में ही होता है। दरबारी कानड़ा इसका बेहतरीन उदाहरण है। जो रात्रि के तीसरे प्रहर के सन्नाटे में गाया जाता है। बिल्कुल। क्या ये पूरी संगीत व्यवस्था हमेशा से ऐसी ही थी या इसका कोई क्रमिक विकास हुआ है? इसका एक बहुत स्पष्ट ऐतिहासिक विकास है। प्राचीन काल में गंधर्व संगीत या मार्गी संगीत हुआ करता था। मान्यता है कि यह ब्रह्मा द्वारा निर्मित था और अत्यंत सख्त नियमों वाला था। फिर बदलाव कब आया? बाद में देशी संगीत का उदय हुआ। यह वो संगीत था जो जनसाधारण की रुचि के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुआ। 9वीं शताब्दी में मतंग मुनि ने अपने ग्रंथ बृहद्देशी में पहली बार इसे परिभाषित किया था। तो क्या हम कह सकते हैं कि आज जो हम अलग-अलग घराने देखते हैं वे इसी देशी संगीत की उपज हैं? एकदम सही। घराना परंपरा दरअसल देशी संगीत का ही विस्तार है। यह गुरु शिष्य परंपरा का स्वरूप है जिसने क्षेत्रीय विशेषताओं को सहेजा है। परीक्षाओं में इन पर सीधे सवाल आते हैं। कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन माना जाता है। यह खुली आवाज के गायन के लिए प्रसिद्ध है। आगरा घराना अपने नोम-तोम के आलाप के लिए जाना जाता है। और किराना घराना? किराना घराने की पहचान उसका मधुर स्वर लगाव और करुण रस है। और पंजाब क्षेत्र का पटियाला घराना अपनी जटिल और द्रुत गति की तानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये तो हुई गायन की बात, लेकिन गायन वाद्य यंत्रों के बिना तो अधूरा है ना? वाद्य यंत्रों को कैसे वर्गीकृत किया गया है? क्या बस लकड़ी और धातु के आधार पर बांट दिया है? नहीं, यहीं पर प्राचीन विज्ञान की चमक दिखती है। वर्गीकरण सामग्री के आधार पर नहीं, बल्कि ध्वनि उत्पन्न होने के तरीके यानी एकॉस्टिक्स पर किया गया है। अच्छा। नाट्यशास्त्र के अनुसार इसकी 4 मुख्य श्रेणियां हैं। पहला, तत्वाद्य। ये तारों वाले वाद्य हैं, जैसे सितार और तानपुरा। और फूंक वाले वाद्य? उन्हें सुशिर वाद्य कहते हैं। हवा या फूंक से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे बांसुरी और शहनाई। और तबला जैसे वाद्य किसमें आते हैं? वे अवनद्ध वाद्य हैं, जो चमड़े से मड़े होते हैं और प्रहार करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे तबला और पखावज। और चौथा है घन वाद्य। ये ठोस धातु या लकड़ी से बने होते हैं और आपस में टकराने से बचते हैं, जैसे मंजीरा। ये वर्गीकरण आज भी प्रासंगिक है। इस चर्चा में हमने कई ग्रंथों का जिक्र किया। परीक्षा में जो टाइमलाइन पूछी जाती है उससे क्रम में कैसे याद रखें? इसे एक सीधी टाइमलाइन में याद रखें। सबसे पहले लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच भरत मुनि का नाट्यशास्त्र आया। ठीक है, पहला नाट्यशास्त्र। फिर 9वीं शताब्दी में मतंग मुनि का बृहद्देशी आया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार राग शब्द का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद 13वीं शताब्दी में शारंगदेव का संगीत रत्नाकर आया। और आधुनिक संस्थानों की बात करें तो 1901 में पंडित वीडी पलुस्कर द्वारा लाहौर में स्थापित गंधर्व महाविद्यालय संस्थागत शिक्षा का मील का पत्थर है। और परीक्षा के लिए जो विशुद्ध न्यूमेरिकल डेटा है वो क्या है? पंडित भातखंडे और एनसीईआरटी के अनुसार कुल 10 थाट होते हैं, 12 स्वर होते हैं और कुल 22 श्रुतियां होती हैं। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय के डेटा के अनुसार भारत में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र यानी ZCC स्थापित हैं। चलिए अब इस मास्टर क्लास के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। हमने ये सारी स्टैटिक जानकारी तो समझ ली, लेकिन आज के स्मार्ट क्लासरूम और सरकारी नीतियों से इसका क्या लेना देना है? यहीं से करंट अफेयर्स के सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। वो क्या? संगीत को अब एक्स्ट्रा करिकुलर से हटाकर मेन स्ट्रीम करिकुलम का अनिवार्य हिस्सा बना दिया है। इसके तहत आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी AIL को अनिवार्य किया गया है। इसका क्या मतलब हुआ व्यवहारिक रूप में? इसका मतलब है कि अब एक गणित का शिक्षक भी भिन्न या फ्रैक्शंस पढ़ाने के लिए ताल या राग का उपयोग कर सकता है। साथ ही इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के तहत गंधर्व वेद को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। यानी KVS और EMRS में संगीत शिक्षक की भूमिका अब सीधे AIL पर आधारित है। बिल्कुल। क्या इन कलाओं और गुरु शिष्य परंपरा को बचाने के लिए संस्कृति मंत्रालय की कोई विशेष योजना है? हाँ, इसके लिए एक अम्ब्रेला योजना है, कला संस्कृति विकास योजना या KSVY। ये योजना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए संगठनों को सीधी वित्तीय सहायता देती है। और राष्ट्रीय संस्थाओं की क्या भूमिका है?
1953 में स्थापित संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला की सर्वोच्च संस्था है। इसका फेलोशिप सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। युवा कलाकारों के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार और अमृत युवा कलोत्सव चलाए जा रहे हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हुई। वैश्विक मंच पर, विशेषकर यूनेस्को की सूची में इन देशी कलाओं की क्या स्थिति है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत के कुल 15 तत्व शामिल हो चुके हैं। सबसे नवीनतम जुड़ाव 2023 में गुजरात के गरबा का हुआ है। अरे वाह! और इससे पहले? इससे पूर्व रामलीला, 2008 में वैदिक मंत्रोच्चार और 2013 में मणिपुर का संकीर्तन इसमें जगह बना चुके हैं। तो श्रोताओं के लिए ये रही आज की विस्तृत चर्चा की रूपरेखा। सफलता की कुंजी स्टैटिक और डायनामिक दोनों हिस्सों को जोड़कर पढ़ने में है। बिल्कुल सही। चाहे वो 12 स्वर हों, 9 उपजातियां हों, वाद्य यंत्रों के 4 प्रकार हों, ये सिद्धांत हैं। और दूसरी तरफ NEP 2020, KSVY और यूनेस्को की मान्यता, ये आधुनिक नीतियां हैं। और इस मास्टर क्लास को समाप्त करने से पहले एक बेहद दिलचस्प विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जिस तरह से लोक कलाओं को यूनेस्को द्वारा विरासत का दर्जा मिल रहा है, क्या ये आने वाले दशक में विश्व पटल पर भारत के देशी संगीत को परिभाषित करने का एक नया दृष्टिकोण नहीं बनाएगा? क्या भविष्य में लोक कलाएं शास्त्रीय संगीत के समकक्ष वैश्विक मंच साझा करेंगी? आशा है श्रोताओं को ये संगीतमय विश्लेषण पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।